Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Miles with SS. Hope so you all are good and preparing well for your exams. So yes, what we are going to discuss today is previous year questions of research aptitude. इसका पार्ट 8, पार्ट 7 जस्ट अभी मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोज़. इवन एवरी वीडियो ऑफ MCQs, जितने भी मैंने अभी तक MCQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए कवर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, सो वो सारे वीडियोस आप जाके प्लीज़ देख लीजिए. एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले वीडियोस तो देख लीजिए कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, किस पैटर्न के थ्रू क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो आज हम लोग पार्ट 8 कवर करेंगे और पार्ट 8 में आज हम लोग 2 साल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 2014 के और 2015 का, दैट इज़ जून का और दिसंबर का. ठीक है, ये दोनों ईयर्स के आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे. और जो PDF आपको होगी वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी कुछ दिन बाद. और डेली क्विज़ अगर आपको कराया जाएगा, अगर आपको क्विजेस को प्रैक्टिस करना है ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट, सो यू ऑल कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उस लिंक के थ्रू भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. नहीं तो सिंपली टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करिएगा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम स्टडी माइल्स विद SS, ये तो भी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को कवर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है जून 2014 का. क्वेश्चन है, इन अ थीसिस फिगर्स टेबल्स आर इंक्लूडेड इन. जो थीसिस लिखते हैं हम, लास्ट मेरा स्टेज क्या होता है रिसर्च का, जो हम थीसिस सबमिट करते हैं थीसिस लिख के, तो उस थीसिस में फिगर्स है, जो टेबल्स है, वो कहाँ इंक्लूड करते हैं? अपेंडिक्स में नहीं, सेपरेट चैप्टर ये तो बिल्कुल नहीं, तब तो पता ही नहीं चलेगा कौन से टॉपिक का कौन सा इमेज है. तो कंक्लूडिंग चैप्टर नहीं, द टेक्स्ट इटसेल्फ, जो टेक्स्ट है आपका, अगर आप उसी के आसपास अगर आप डायग्राम दे रहे हो, अपने फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है. तो इसलिए थीसिस में कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है? टेक्स्ट इटसेल्फ में, फिगर्स और टेबल्स. ठीक है, सो इसका 1 का आंसर होगा ऑप्शन डी. चलो नेक्स्ट है, अ थीसिस स्टेटमेंट इज. थीसिस स्टेटमेंट क्या है? एक तरह का एजर्शन है. ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट, द थीसिस सेंटेंस इज द मेन एजर्शन ऑफ एन एसे. एक एसे का मेन एजर्शन होता है थीसिस सेंटेंस. योर थीसिस शुड टेल योर रीडर द मेन पॉइंट और आइडिया ऑफ योर पेपर. आपका क्या आइडिया है, आपका क्या मेन पॉइंट है, आप किस चीज़ पे आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, क्या टॉपिक आपका रहा है, वो सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? थीसिस में इंक्लूड होती हैं. अ गुड थीसिस विल बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल विद इन द पेपर. उस पेपर में आप एक जो भी थीसिस आपका पढ़ रहा है उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आपका क्या टॉपिक है, आप टॉपिक के अंदर आपका सब टॉपिक क्या है, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? थीसिस स्टेटमेंट में. और उसका जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका आंसर भी फाइंड आउट करके उसमें मिला रहता है. एंड विल बी नैरो, पर्पसफुल एंड स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, द थीसिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग्स इज डिफाइंड एज. मैक्स वेबर जो है, रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर का जो रिसर्च अप्रोच था क्या था? टू अंडरस्टैंड, लोग समझें, कौन लोग? हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स, जो पीपल है वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे मीनिंग्स को क्रिएट करेंगे नेचुरल सेटिंग में. इस आइडेंटिफाइड एज, उसको क्या कहा जाएगा? जो नेचुरल सेटिंग्स में अगर किसी भी चीज़ का मीनिंग क्रिएट हो रहा है या क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम. मीन्स इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो मेरा मीनिंग है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बोलते हैं ना इंटरप्रेट करो. तो इंटरप्रेट करना मीन्स उसको क्लियरली डिफाइन करना. तो इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम. ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3 का करेक्ट ऑप्शन है डी, इंटरप्रेटिव
इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। चलो क्वेश्चन 4 अगेन प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है, इसीलिए मेक श्योर आप ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाइए। खासकर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स में कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स आते हैं, ये तो आपको एकदम मतलब एकदम टिप्स में आपको याद होने चाहिए। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसमें से पर्पसिव सैम्पलिंग मीन्स अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम मेथड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है नॉन सैम्पलिंग मेथड्स। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम इज, इमीडिएट प्रॉब्लम इमीडिएट एप्लीकेशन किस में किया जाता है, एक्शन रिसर्च में। ठीक है, एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं हम, इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इन एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, नॉलेज को इन्हांस करते हैं। कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं उस पर अगर रिसर्च हो रहा है तो वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, अगर हम कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस के थ्रू अगर हम गेन करने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसको एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने कराया है ऑलमोस्ट आई थिंक सो 31 और 33 टाइप्स ऐसी कुछ मैंने कराया था रिसर्च का, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपके सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके कवर हो जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर। डिसर्टेशन क्या होता है, डिसर्टेशन एक तरह का आप कह सकते हो एक तरह का प्रोजेक्ट होता है, जो आपने जो भी स्टडी किया है अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, जो भी आपको जो स्टडी है वो स्टडी को दर्शाता है कौन, डिसर्टेशन। और ये मेनली किस में होता है, ये ग्रेजुएशन में होता है। जो ग्रेजुएट्स और पीजी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिसर्टेशन लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ यू कैन से सब्सटैंशियल रिसर्च प्रोजेक्ट दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स योर फील्ड ऑफ स्टडी। जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपकी स्टडी है उसके बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना, उसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा लिखना, एक तरह का वो डिसर्टेशन कहलाता है। सो कोर एलिमेंट्स इसमें पूछा गया है कि कोर एलिमेंट्स क्या हैं डिसर्टेशन के। तो पहले हम क्या इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर आरएम तैयार करेंगे, मींस कौन सा मेथड यूज़ करना है मेरे को रिसर्च के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, और फिर फाइनली हम उसको डिस्कस करेंगे और कंक्लूड करेंगे अपने स्टडी में। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन मतलब होता है एक फ्रेमवर्क तैयार करना कि हमें चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, अब सपोज़ आप कहीं का प्लान कर रहे हो घूमने जाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस एक फ्रेमवर्क रेडी करोगे, एक डिज़ाइन आप तैयार करोगे कि हाँ पहले हमको यहाँ से फ़्लाइट लेनी है, उसके बाद यहाँ पे हम लैंड करेंगे, फिर यहाँ इस जगह पे हम ये रिजॉर्ट बुक करेंगे, यहाँ पे घूमने जाएंगे, वहाँ पे आप क्या करते हो, पूरा एक डिज़ाइन तैयार करते हो, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो। तो सिमिलरली रिसर्च में भी क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कि आप हर स्टेप में आप क्या क्या करोगे। इट मीन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, सारी चीज़ें हर स्टेज में आप कैसे करोगे, उसका फ्रेमवर्क तैयार करना ही रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सैम्पलिंग केसेस मीन्स। सैम्पलिंग केसेस क्या होगा, सैम्पलिंग ऑफ पीपल होगा, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। सैम्पलिंग केसेस में क्या क्या आ जाएगा, आपके पीपल आ जाएंगे, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, या किसी भी तरह का आपका कोई भी गैजेट्स आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी किसमें, सैम्पलिंग केसेस में। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डेटा विच इज़ सिमेट्रिकल इन शेप। कीवर्ड यहाँ दे दिया सिमेट्रिकल इन शेप, सिमिलर टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे शेप में हो, सिमेट्रिकल हो, बट द सेंटर पीक इज़ मच हायर। जिसका जो सेंटर पीक है मीन्स टॉप का जो पीक है वो क्या होगा, हायर होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा, कर्टिसिस नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर नहीं आई मीन एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में, तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस।
तो इसमें पूछा गया कि जो रिसर्च डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल रहेगा शेप में, किसके जैसा सिमेट्रिकल रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा सिमेट्रिकल रहेगा, मीन्स वो ऐसा सिमेट्रिकल रहेगा। बट द सेंटर पीक इज़ मच हायर, लेकिन जो सेंटर का जो पीक होगा, ये जो पीक होगा ये हायर होगा। तो ये किस केस में होता है, ये लेप्टोकर्टिक के केस में होगा। अब यहाँ पे देखोगे मैंने डायग्राम बनाया है, मतलब डायग्राम मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ। सी, ये आपका क्या है, एक ये हो गया, ओके, एक ये हो गया और थर्ड वाला एक ये हो गया। सारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप का है, लेकिन कहाँ है जिसका पीक बहुत हाई हो, मीन्स हाई पीक हो। हाई पीक किसका हुआ, ये जो सबसे जो लंबा आपको दिख रहा है ये हाईएस्ट पीक हुआ। सबसे लो क्या होगा, ये होगा लोएस्ट पीक, और ये मिडिल का पीक। तो लोएस्ट पीक वाले को हम क्या बोलेंगे, प्लेटिकर्टिक बोलेंगे, मिडिल वाले को मेसोकर्टिक बोलेंगे, और सबसे हाईएस्ट जिसका पीक होगा उसको हम लेप्टोकर्टिक बोलेंगे। इसका सिंपली आप अगर आप देखोगे न्यूमोनिक, देखो जो एकदम फ्लैट है मीन्स प्लेटिकर्टिक में क्या आ जाएगा, जो एकदम फ्लैट है मीन्स ये, ठीक है, जो बहुत थोड़ा सा जो उठा है मीन्स जो एकदम फ्लैट है, प्लेट की तरह फ्लैट है। आप ऐसे याद करो, प्लेट में भी प्लेट का जो स्पेलिंग होता है ये होता है, तो प्लेट से प्लेटिकर्टिक मीन्स फ्लैट। प्लेट कैसी होती है, एकदम फ्लैट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक में क्या होगा, जो थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, जो बहुत हाईएस्ट पीक पे नहीं होगा, जो मिडिल पे होगा। जब मेसोकर्टिक एम से स्टार्ट होता है और मिडिल जिसका होगा पीक वो भी एम से स्टार्ट होगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। लास्ट क्या है, लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक जो बहुत लंबा है मीन्स जो बहुत लॉन्ग है, ठीक है, तो लॉन्ग से आप याद रखना, जो बहुत लॉन्ग है उसको लेप्टोकर्टिक, जो बीच में है मिडिल है मीन्स एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेसोकर्टिक, और जो एकदम फ्लैट है प्लेट की तरह उसको प्लेटिकर्टिक कहेंगे, ठीक है। ये आपका शॉर्ट में आपको या मैंने याद करने का तरीका वे बता दिया, आप कैसे याद करोगे। सो क्वेश्चन क्या था कि जिसका सेंटर पीक मच हाइयर हो तो वो क्या हो गया मेरा, लेप्टोकर्टिक। जिसका सेंटर पीक अगर बोला जाएगा कि बहुत शॉर्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा, प्लेटिकर्टिक। जिसका सेंटर पीक अगर बोलेगा कि मिडिल में होगा मीन्स एवरेज होगा, वो हो जाएगा मेरा मेसोकर्टिक, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस कर्टोसिस। चल याद रखना, इधर साइड वाला जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और इधर साइड वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। गॉट इट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। व्हेन प्लानिंग टू डू एज अ सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च अगर आप प्लान करो सोशल रिसर्च करने का, तो इट इज़ बेटर टू approach the topic with an open mind, okay, do a pilot study before getting stuck into it, be familiar with literature on the topic, forget about theory because this is very practical। अगर आपको सोशल रिसर्च करना है तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा अपने टॉपिक से, क्योंकि सोशल रिसर्च क्या हो जाता है, सोशल रिसर्च हुआ जो आसपास के आपके लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ के लोग का अगर आपको रिसर्च करना तो एक तरह का सोशल रिसर्च हो गया। कम्युनिटी में रह रहे हो, कम्युनिटी का रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपका जो टॉपिक है वो बहुत फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। सपोज़ आप ऐसा टॉपिक ले रहे हो जिस टॉपिक के बारे में आपके सोसाइटी के लोग को पता ही नहीं है, कम्युनिटी के लोग आप अवेयर ही नहीं हैं, तो वो आपको क्या ही डेटा प्रोवाइड करेंगे, वैसे लोग आपको कोई डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो डेटा वैसा लेना चाहिए अगर आप सोशल रिसर्च कर रहे हो कि आपका जो टॉपिक उससे थोड़े बहुत लोग फेमिलियर हो। जैसे आप लीकर पे कर सकते हो कि सोसाइटी में लीकर बैन होना चाहिए, या लीकर से कितने लोग अफेक्ट होते हैं, या यहाँ पे फायर क्रैकर्स नहीं होने चाहिए, या ऐसे आप टॉपिक ले सकते हो जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी हो और सोसाइटी वाले लोग उसका थोड़ा उनको अवेयरनेस भी आए, ठीक है। सो इसीलिए बी फेमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक। 10 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 11. When academicians are called to deliver a lecture or presentation to an audience on a certain topics or a set of topics of educational nature, it is called।
ये क्वेश्चन नहीं, इसका जो आंसर है मैंने लास्ट क्लास इन द सेंस जब मैं पार्ट 7 कवर करा रही थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। 3 टर्म से जो थोड़े से लगते हैं आपस में मिले जुले, एक होता है वर्कशॉप, एक होता है सेमिनार और एक होता है कॉन्फ्रेंस। तो सेमिनार मैंने आपको बताया था कि एकेडमिक्स के लोग लेक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी सर्टेन टॉपिक पे, या बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं ऑफ एजुकेशनल नेचर। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेमिनार। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वर्कशॉप लास्ट लेक्चर में मैंने करा दिया था। चलो अब यहाँ से जून 2015 के क्वेश्चंस शुरू हो गए, देखते हैं। Which of the following statements regarding the meaning of research are correct? 4 statements are given to you. You have to find कि इसमें से कौन सा statement बेस्ट है जो रिसर्च को डिस्क्राइब करता है। रिसर्च refers to a series of systematic activity or activities undertaken to find out the solution to a problem। हाँ, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम रिसर्च को करते हैं। यस, करेक्ट है ये। इट इज़ अ सिस्टमैटिक है, ये सिस्टमैटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल है, अनबायस्ड है, अनबायस्ड मीन्स जिसमें पार्शियलिटी ना हो, प्रोसेस वेयर इन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करते हैं। हाँ, ये भी है रिसर्च का। थर्ड है इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टूवर्ड्स ट्रुथ, सच्चाई की ओर जाता है, ये इंक्वायरी करता है, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी है जो ट्रुथ की तरफ ले जाता है, ये भी करेक्ट है। इट लीड्स टू द एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, यस, नॉलेज को इन्हांस करना, नॉलेज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। सो ऑल ऑफ दीज मीन्स ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड टू डिफाइन मीनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व। गुड थीसिस राइटिंग क्या क्या इन्वॉल्व करता है? रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू अ मिनिमम। हाँ, ये होगा करेक्ट आंसर। केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंस को भी चेक करना, ये भी होगा। कंसिस्टेंसी इन द वे द थीसिस इज रिटन, थीसिस किस ढंग से लिखा गया है, किस वे से लिखा गया है, कितना कंसिस्टेंट है, उसको चेक करना। ठीक है। अ क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, क्लियर होना चाहिए और वेल रिटन होना चाहिए। सो चारों के चारों स्टेटमेंट्स क्या होंगे? इसमें इन्वॉल्व होंगे फॉर मेकिंग अ गुड थीसिस राइटिंग। दैट इज़ 1, 2, 3 and 4. Let's move to the next question. Jean Piaget gave a theory of cognitive development of humans on the basis of his, जीन पियाजेट ने थ्योरी दिया था, उस थ्योरी का क्या नाम था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था, जिसमें स्टेजेस दिए थे, साइकिल्स दिया था कि कैसे मेमोरी का डेवलपमेंट होता है एक बच्चे में। ठीक है, अलग अलग 3 स्टेजेस इन्होंने दिए थे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी था किस बेसिस पे दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ हिज फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दिया था कि जिसमें हम नॉलेज को इन्हांस करते हैं, नॉलेज इन्हांसमेंट होता है, और कैसे बच्चा हर स्टेज पे जाके उसका कैसे सेंसेस डेवलप होता है, कैसे उसका मेंटल एबिलिटी चेंज होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने किसमें इंक्लूड की थी? अपने थ्योरी में, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ चाइल्ड, फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन अ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था और उसमें मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स ने परफॉर्म जो किया था वो इक्वल परफॉर्मेंस दिया था। मीन्स अगर मेल को 50 मार्क्स आए हैं तो फीमेल को भी 50 मार्क्स आए हैं। मेल को अगर 40% उसने स्कोर किया है तो फीमेल्स ने भी 40% स्कोर किया है। मीन्स इक्वली इन लोगों ने स्कोर किया है। तो दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल और स्टैटिस्टिकल। सो हमने पढ़ा है कि नल हाइपोथेसिस वैसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, नो डिफरेंस इज फाउंड। सो इक्वल है मतलब क्या है कि डिफरेंस नहीं है। अगर हम बोलेंगे ए के पास 100 मैंगोज थे,
और बी के पास भी 100 मैंगोज थे, इट मीन्स कि दोनों के पास इक्वल थे। अगर ए के पास 100 है, बी के पास 90, तब हम बोलेंगे ना कि ये अनइक्वल है। बट इक्वल कब बोलेंगे? जब दोनों के पास सेम अमाउंट रहेगा मैंगोज का। सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जिसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो इक्वली वेल इन अ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ नल हाइपोथेसिस, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स इक्वली दोनों को मार्क्स आए हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। ओके, चलो नेक्स्ट, द कंक्लूजन्स फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च cannot be generalized to other situations। ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसको हम किसी दूसरे रिसर्च में जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, दूसरे जगह दूसरे सिचुएशन में जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा रिसर्च है? वो होता है मेरा जो ऑलरेडी रिसर्च जो पास्ट में हो चुका है, जो पहले जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, तो उसको हम कैसे जनरलाइज करेंगे? दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च विच कैनॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशंस। Got it? Option A. Next है, which of the following steps are required to design a questionnaire? क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है? राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी, येस इट इज़ नीडेड इन डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चनेयर। रिव्यू ऑफ द करेंट लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करना। प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर का ड्राफ्ट बनाना, एक तरह का फ्रेमवर्क तैयार करना। रिविजन ऑफ द ड्राफ्ट, और फिर उस ड्राफ्ट को रिवाइज करना। सो ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनर, दैट इज A, B, C एंड D, ऑल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। नाउ फ्रॉम यहाँ से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारे दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च? पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। बट बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होता है? तो देखो, पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होता है? ये जो होता है लोकल पीपल, उनके रियलिटी, उनके चैलेंजेस, आइडियाज़, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, इसको वो रिव्यू करता है। ठीक है, व्यू करता है या रिव्यू करता है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होता है? इट ब्रिंग्स आउट द व्यूज़ ऑफ लोकल पीपल, लोकल पीपल के व्यूज़ को लेके आना सामने, उनके क्या रियलिटीज़ है उसको चेकआउट करना, चैलेंजेस उन लोगों ने क्या क्या फेस किए हैं, आइडियाज़ उनके पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सारी चीज़ें मीन्स लोकल पीपल से रिलेट करती पार्टिसिपेटरी रिसर्च। मीन्स रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेट करता है विथ लोकल पीपल, उनके चैलेंजेस, उनके रियलिटीज़, उनके प्रोज एंड कॉन्स सबको देखता है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। सो इसमें से आपको इस कॉन्टेक्स्ट में से क्या नहीं सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। इट एम्फसाइजेस ऑन पीपल्स एज एक्सपर्ट्स, इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यस ये तो होगा कलेक्टिव प्रोसेस इंक्वायरी। इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, इट रिकॉग्नाइजेस नॉलेज एज पावर। सी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप देखोगे, ऑप्शन सी में लिखा इट्स सोल पर्पस। सोल मतलब होता है अकेला, ठीक है, अलोन, मीन्स इकलौता पर्पस इसका क्या है? नॉलेज प्रोडक्शन करता है, नॉलेज को प्रोड्यूस करना ही सिर्फ इसका पर्पस होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च का, नहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि उनके रियलिटीज़, उनके चैलेंजेस को एम्फसाइज करना, क्या इंक्वायरी है वो फाइंड आउट करना, क्या प्रॉब्लम्स है उसको सर्च करके सॉल्यूशन देना, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। सो ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेटरी रिसर्च। सो 18th का क्या आंसर आएगा? दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज नॉट ट्रू पूछा गया है, बाकी सारे ट्रू हैं बट ये नॉट ट्रू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया जाता है अगर हाइपोथेसिस को हमको टेस्ट करना है। तो
It is only the null hypothesis that is tested. Okay, both alternative and null hypothesis can be tested. Okay, both alternative and null hypothesis can be tested. Both alternative and null hypothesis cannot be tested. It's only the alternative hypothesis that can be tested. See, ये स्टेटमेंट तो एकदम ही आपका इनकरेक्ट है कि ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस दोनों में से कोई भी टेस्ट नहीं होता। नहीं, अगर दोनों में से कोई भी टेस्ट नहीं होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमने जो हाइपोथेसिस सेट किया था, जो अजम्पशन बनाया था, वो ट्रू है या फॉल्स है। ऐसा नहीं होता ना, आपको किसी एक को टेस्ट करना होगा। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? ये ऑपोजिंग होता है, ऑपोजिंग थ्योरी है किसका? नल हाइपोथेसिस का। वी ऑल नो वेरी वेल। कैसे? अगर नल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करता है कोई चीज़ कि वो अगर ट्रू है, तो ऑल्टरनेट उसको क्या, उसको प्रेडिक्ट करेगा कि वो फॉल्स है। सो टेस्ट किसको करते हैं हम? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस इज फाउंड इन दिस। तो इसमें हम इसको टेस्ट करते हैं। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? इसको हम टेस्ट करते हैं कब? जब हमको नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करना पड़ता है, तब हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो अगर हमको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। अगर हमको नल को रिजेक्ट करना है तब हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, अदरवाइज नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है। सो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? चलो, इसका भी लेक्चर मैंने डाल दिया है रिसर्च एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में। अब वो प्लेलिस्ट अगर आप जाओगे तो देखोगे उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके वीडियोस मैं डाल रखी हूँ, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ द APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। प्रीवियस वीडियो में हमारा कौन सा स्टाइल पूछा गया था? MLA 2013 में। ओके, और 2015 में कौन सा फॉर्मेट पूछा गया? APA का। अब बस पैटर्न देखते जाओ किस ईयर किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट के लिए क्या क्या रूल्स ज़रूरी हैं, क्या क्या रूल्स होने चाहिए? इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और एसेस। इन्वर्ट ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट, ये होगा। इटैलिसाइज मतलब क्या होगा कि जो वर्ड्स को जब इटैलिक्स में ट्रांसलेट करते हैं ना, इटैलिक्स में चेंज करते हैं, तो उसको बोला जाता है इटैलिसाइज। टाइटल्स ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट, ये भी होता है। तो हमारा BCD ये 3 रूल्स जो हैं ये फॉलो किए जाते हैं किसमें? APA फॉर्मेट में, BCD। टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और एसेस, इसको इटैलिसाइज नहीं किया जाता, ये एज इट इज़ जैसे रहता है वैसे ही लिख दिया जाता है, बट बाकी को हम इटैलिक्स में चेंज करते हैं। सो BCD ये होगा मेरा करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमिनार। अगेन सेमिनार का क्वेश्चन पूछा गया है, सेमिनार के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, एकेडमिक यहाँ पे कीवर्ड है, ये होगा। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स। हाँ, क्वेश्चनिंग भी होता है, डिस्कशंस भी होता है, डिबेट्स भी होता है, क्योंकि ये एकेडमिक्स के लोग करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे किया जाता है और उसी एकेडमी के लोग वहाँ पे मौजूद भी रहते हैं, स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नहीं ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शॉर्ट ग्रुप होता है, क्यों? क्योंकि ये सेमिनार है। लार्ज ग्रुप्स किस में होता है? लार्ज ग्रुप्स मेरा कॉन्फ्रेंसेस में होता है। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनस। हाँ, जो स्किल्ड पर्सनस हैं वही सेमिनार कंडक्ट करते हैं, वही लेक्चर देते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स पे, या जो टॉपिक्स रिलेट करता है उनके कॉलेज से, उनके एकेडमिक से, उस टॉपिक से रिलेटेड वो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस है अगर आप लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, इट मीन्स आपको पूरा नॉलेज होगा, थरली आपको नॉलेज होगा उस टॉपिक के बारे में। सो इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनस। ABCD, तो A होगा मेरा, B होगा एंड D होगा, A B एंड D, दैट इज ऑप्शन D क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। किसी पॉलिटिकल पार्टी
के प्रोस्पेक्ट को स्टडी करने का इंटरेस्ट है, रिसर्चर में इंटरेस्टेड है वो, इन एन अर्बन एरिया, कौन सी एरिया में, अर्बन एरिया में, व्हाट टूल शुड ही प्रेफर फॉर द स्टडी, उस स्टडी को करने के लिए वो कौन सा टूल यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा क्वेश्चनेयर, क्वेश्चन रेज करेगा, क्वेश्चन के थ्रू वो जो भी उसके क्वेरीज हैं या जो उसका रिसर्च का जो टॉपिक है, जो स्टडी है, उस स्टडी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर। ओके, चलो 22 नेक्स्ट है मेरा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा 23। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, अगेन एथिक्स का क्वेश्चन है। एथिकल नॉर्म्स रिसर्च में डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस नहीं इन्वॉल्व करती है, फॉर थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट के लिए चाहिए एथिकल नॉर्म्स की गाइडलाइंस, पेटेंटिंग पॉलिसी के लिए भी चाहिए, डेटा शेयरिंग पॉलिसीज़ के लिए चाहिए, बट किसके लिए नहीं चाहिए, थीसिस फॉर्मेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सब पे जनरलाइज होगा। ए स्टूडेंट भी इसी फॉर्मेट पे थीसिस बनाएगा, बी भी इसी फॉर्मेट पे बनाएगा, सी भी इसी फॉर्मेट पे बनाएगा, डी भी, एंड सो ऑन, सारे के सारे सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे थीसिस फॉर्मेट के लिए, थीसिस राइटिंग के लिए। सो एथिकल नॉर्म्स इसमें इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो एथिकल नॉर्म्स की नहीं यूज़ की जाएगी, इट विल नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर थीसिस फॉर्मेट। ओके, चलो तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप वहाँ जाके भी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा और फिर इस वीडियो को देख के ये देखिएगा, चेकआउट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ओके, और डेली क्विज़ भी कंडक्ट होता है ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। जिन लोगों को रेगुलर बेसिस पे क्विज़ेस देना है, क्विज़ेस अटेंड करना है, वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और या तो आप सिंपली आप ये सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।